तो आज हम लोग लीनियर नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस पे बात करेंगे। लीनियर नॉन होमोजेनियस। तो ये इस तरह की इक्वेशन है AX इक्वल टू बी, और जो बी है वो नल मैट्रिक्स नहीं है। अगर बी नल मैट्रिक्स हो तो होमोजेनियस हो जाएगी। हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि इस तरह की इक्वेशंस के लिए कोफिशिएंट मैट्रिक्स और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की जो रैंक है वो बराबर होनी चाहिए, तभी सॉल्यूशन आता है। तो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज तो अब ये पढ़ना है कि जो मैं ये कह रहा हूं कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक बराबर होनी चाहिए, तो इसे प्रूफ करना है। तो बेहतर है कि सीधे थ्योरम पे ही आ जाया जाए आज। क्वेश्चन तो ऑलरेडी आप जानते ही हैं कैसे करने हैं। तो स्टेटमेंट है द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस AX equal to B is consistent। कंसिस्टेंट मतलब बच्चों, कंसिस्टेंट किसको कहते हैं, कोई बता सकते हैं? सर जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे। हाँ, कंसिस्टेंट होने का मतलब उसका सॉल्यूशन हो। अगर सॉल्यूशन नहीं होगा तो वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। कंसिस्टेंट इफ एंड ओनली इफ, या ऐसे बना दो एरो, इफ रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दिस। ये प्रूफ करना है। अगर कंसिस्टेंट है तो इन दोनों की रैंक बराबर है, और अगर इन दोनों की रैंक बराबर है तो सिस्टम कंसिस्टेंट है। ये प्रूफ करना है। तो हम लोग मान लेते हैं एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। सपोज a system of equations be a11 x1 a12 x2 plus a1n xn इक्वल टू b1। हमने ऐसा मान लिया। तो इसी तरह से जो बाकी है उनको भी लेते हुए चलते हैं। तो a21 x1 a22 x2 plus a2n xn this equal to b2 and so on। और लास्ट में a m1 x1, ये सब वैसे ही चल रहा है जैसे पहले था। a m2 x2 a mn xn इक्वल टू bn। ये हमारे पास पूरे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस था। तो ऑब्वियस है आपके पास जो a होगा वो a11 a12 a1n a21 a22 a2n amn amn m1 m2 amn। और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है a11 a12 a1n और b1, और इस तरह से लास्ट लिख दे रहा हूं mn और b। और बच्चों जो आपने कैपिटल X लिखना है वो क्या माना जाएगा? कॉलम वेक्टर x1 x2 xn। तो a किस ऑर्डर का है? m/n। ये किस ऑर्डर का होगा? क्रॉस n+1।
ये रो बदली क्या? जितनी रो इधर थी उतनी रो होंगी ना। हाँ सर, कॉलम कॉलम एक बड़ी। n क्रॉस n+1 और ये n/1। एन क्रॉस। ठीक है, हम जो A है उसके कॉलम वेक्टर्स को C1 C2 ले लेते हैं। C1 C2 Cn denote column vectors of A. So AX इक्वल टू B जिसको आप कह रहे हैं, तो इससे क्या रिप्लाई होगा? A को कैसे लिख सकते हैं? जैसे कॉलम, हर एक को एक कॉलम वेक्टर ऐसे लिख सकते हैं या नहीं? यस सर। और X को आप x1 x2 xn इक्वल टू B, तो आपको मिला x1 c1 x2 c2 प्लस xn cn इक्वल टू B। क्वेश्चन नंबर 2। तो ये आपके पास ऐसी इक्वेशन कल भी बन रही थी लगभग, ये होगी। तो हम मान लेते हैं इसमें कि जो A की रैंक है वो R, रैंक ऑफ ए R1। तो इसका मतलब है, कल की रटी रटाई लाइन है कि जो A में R कॉलम होंगे शुरू के, उनको हम लीनियरली इंडिपेंडेंट और जो बाकी हैं उनको लीनियरली डिपेंडेंट मान सकते हैं। वैसे तो A के जो n कॉलम है, टोटल n कॉलम में से कोई भी R कॉलम इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, लेकिन हमने एक शब्द लिखा था विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी। अब शुरू के पहले जो R कॉलम है उन्हीं को लीनियरली इंडिपेंडेंट मान लो, इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से ऐसा कर ही सकते हैं। क्या मेरी ये लाइन सबको क्लियर है या मुझे समझाना है? सब क्लियर है। अच्छा, तो मैंने ये मान लिया, तो इसका मतलब है फिर भी लिख देते हैं, क्योंकि हो सकता है कोई स्टूडेंट पिछली क्लास में ना हो। इसका मतलब है जो मैट्रिक्स ए है ना, मैट्रिक्स ए हैज आर लीनियरली independent columns. Without loss of generality, we can assume, या we can suppose, जो भी लिखना हो, that the first R, इससे कोई नुकसान नहीं है, first R columns हम उनको C1, C2, CR form a linearly independent set such that अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो जो बाकी वेक्टर होंगे वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से आ जाते हैं, such that each of the remaining, अब बचे कितने, n-r columns is a linear combination of these r columns। बच्चों जब तक एटेड लाइन एटेड शब्द का अर्थ क्लियर ना हो आगे मत बढ़ा करो। क्या आपको ये समझ में आया है? देखिए तो
हमने पिछले क्लास में बताया था, अगर कोई वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है तो वो बाकी जो इंडिपेंडेंट है उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से बन जाएगा, ऐसा बताया था। तो n में से शुरू के r जो है वो इंडिपेंडेंट है, तो जो बचे हुए n माइनस आर है वो इन्हीं r के कॉम्बिनेशन से बन जाएंगे। ऐसी बात हुई थी पिछली क्लास में। यस सर। Yes, sir. चलो ठीक है, तो हमने ये शुरुआती एज्यूम्शन वही है जो पिछली क्लास में लिए थे। अब यहां से हम नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन का हेडिंग अब डालते हैं। तो यहां से हम लिखते हैं द नेसेसरी कंडीशन। तो मैं यहां से मान लेता हूं कि सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट है, मतलब उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ए की रैंक अगर आर है तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो ए बी है उसकी रैंक भी आर ही हो। सपोज द सिस्टम, अब कौन सा सिस्टम, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, मतलब ए एक्स इक्वल टू बी इज कंसिस्टेंट, that is it possesses a solution. अच्छा, तो फिर ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने हैं, मतलब देयर मस्ट एग्जिस्ट एन स्केलर्स या कॉन्स्टेंट्स जो भी कहें। अब मैं उनको नाम k1 k2 नाम देते हैं, kn such that k1 c1 plus k2 c2 plus kn cn इक्वल टू b मिल जाना चाहिए। ये ठीक है, आपकी इक्वेशन ऐसी ही थी ऊपर अभी, देखिएगा ये थी ना। अगर इसका Yes. सॉल्यूशन है तो एक्स की कुछ वैल्यू मिलेंगी या नहीं? यस सर। अरे भाई, आप इक्वेशन सॉल्व करते हो तो एक्स की वैल्यू लेते हो ना। तो मान लो x1 की वैल्यू k1 है, x2 की k2 है, तो इस तरह से आपको ये मिल गया। ठीक है, अब हमने ये कहा कि जो बचे हुए n माइनस आर वेक्टर है वो शुरू के वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो फिर मैं इस बात को लिखा भी देता हूं, सिंस each of n minus r कॉलम्स, कौन से वाले हैं वो, r से आगे गए, सी आर प्लस वन, सी आर प्लस टू अप टू सी एन, इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ जिनका जो शुरू के हैं आर, फर्स्ट आर कॉलम्स, शुरू के आर कॉलम कौन से हैं, C1 C2 अप टू CR। तो फिर अगर ऐसा है तो आप इक्वेशन 3 के बेस पर ऐसा सोच सकते हैं ना, सोचिए जरा कि B इज ऑल्सो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ C1 C2 CR फ्रॉम 3 we can conclude that B is also a linear combination of C1 C2 up to CR। अच्छा, एक बात सोचिए, B किनका लीनियर कॉम्बिनेशन है, देखे तो C1 से लेकर CN तक का। ठीक हो गया? यस सर। इधर देखिएगा, K1 C1 K R minus 1 C R minus 1 K R C R plus K R plus 1 C R plus 1 plus K N C N इक्वल टू B है। ठीक है, और जो ये वेक्टर्स हैं यहां से यहां तक में, हर कोई इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है। मतलब सी आर प्लस वन कल हमने किया था ना, P11 C1
P12 C2 P1R CR। तो CR+1 की जगह पर यहाँ पर अगर आप ये लिख देते हैं, ऐसे ही आप सबको लिखते हैं, CN को भी P जो भी बने, ये C1 कुछ होगा, C2, इन सब की जगह रख देंगे। तो CR से लेकर CN की वैल्यू अगर आप रखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड किनका लीनियर कॉम्बिनेशन आ जाएगी? ऐसा रिलेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बताइए। यस यस सर। Yes, sir. श्योर है ना सारे लोग? जल्दीबाजी में मत कहिएगा, हाँ, जब तक तसल्ली ना हो हर बच्चे को। शुरू के आर ठीक है, बाकी जो है वो R+1 से आगे के जो वेक्टर है वो शुरू के आर वेक्टर का ही लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो इसका मतलब ओवरऑल लेफ्ट हैंड साइड C1 से CR का ही लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो ओवरऑल लेफ्ट हैंड साइड जो है वही तो B के बराबर है। और अगर ये सही है तो क्या ये समझ में आया आपको इक्वेशन 3 में कि B is also a linear combination of C1 C2 up to CR। कोई भी स्टूडेंट जिसको समझ में ना आया हो प्लीज बोलिएगा। क्या मैं ये समझा पाया हूं आप लोगों को? हेलो, यस सर। कोई डाउट नहीं है ना? श्योर है मैं? यस सर। ठीक है। तो अब अगर ऐसा है, जो B है वो भी यूनिटी कॉम्बिनेशन से बन रहा है, आप एक बात समझ रहे हैं, तो एक्चुअल में लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम इतने ही है या नहीं? अगर आप कभी ए में एक कॉलम और भी जोड़ रहे हैं तो प्लीज थोड़ा सा सोचिएगा। ए की रैंक आर है, इसका मतलब है ए में शुरू के जो आर कॉलम है आर तक वो रहेंगे, बाकी सब शुरुआत के कॉलम इन्हीं से आ जाएंगे, तो बाकी सब जीरो बना लेंगे हम उनको, या वो लीनियरली डिपेंडेंट है। अब जो यहाँ पर लास्ट कॉलम है वो भी इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बन जाएगा, तो उसमें और इनमें कोई अंतर है? नो सर, सब 0 0 हो जाएंगे। ये सब जीरो हो जाएंगे, वेरी गुड। अगर ये सब बच्चों जीरो हो जाएंगे तो ऑगमेंटेड ही रैंक भी तो आ रही हुई, क्या फर्क पड़ा? यही तो प्रूफ करना था। यस सर। मैं फिर कह रहा हूं, हमने कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक को आर लिया था और सिस्टम को माना था कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। हमें यह दिखाना था कि फिर इसकी ऑगमेंटेड ही रैंक भी आ रही होगी इस मामले में। तो आपको केवल इक्वेशन 3 पे फोकस करना है कि इक्वेशन 3 देख लीजिए। अगर आर है तो शुरू के जो आर कॉलम है इनके अलावा बाकी जो बी कॉलम है वो शुरू के आर के लीनियर कॉम्बिनेशन से डेवलप हो जाएंगे। अगर ऐसा है तो फिर बी भी, हमने जो ये देखा, अगर आपको ये क्लियर है हर बच्चे को, तो हमें ये मिल रहा है कि जो बी है वो भी R1 से C1 से लेकर CR तक के ही लीनियर कॉम्बिनेशन से डेवलप हो रहा है। तो जैसे बाकी कॉलम डेवलप हो रहे थे, ये वाले ये देखिए CR+1 इनसे डेवलप हो गया। तो लास्ट का अब आप ध्यान से देखिए, आपके पास ए ये है C1 C2 CR, CR+1 CN और B। आप कह रहे हैं कि रैंक R है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये वाला इन पे डिपेंडेंट है, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से आ जाएगा, सब बाकी ये भी आ जाएंगे। और अब आपने लास्ट में दिखा दिया कि बी भी इनके कॉम्बिनेशन से आ जाएगा, तो ये तो सब जीरो ही कर दिए जाएंगे। तो बेसिकली ऑगमेंटेड ही रैंक आर है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोलिएगा। किसी को कोई कंफ्यूजन है या नहीं है, मैं जानना चाह रहा हूं। नो सर। ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स की क्या राय है? क्लियर है सर। अच्छा, ठीक। तो मैं देख रहा था इसी में हमारे गवर्नमेंट कॉलेज डाक पत्थर से हमारे साथी डॉक्टर रोशन लाल सर भी जुड़े हुए हैं।
सर आपका हार्दिक स्वागत है। हेलो। चलिए कोई बात नहीं। बी इज ऑल्सो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। तो मैंने ये कहा था आपसे कि बी भी बाकियों का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट अभी भी आर ही हुए। दिस इंप्लाइज मैक्सिमम नंबर ऑफ linearly independent columns of AB, augmented matrix AB, is also R। और इसका मतलब है रैंक ऑफ AB R। तो फिर आपने ये प्रूव कर दिया। सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा, मेरे ख्याल से बहुत आसान था बच्चों, और काफी छोटा भी है। कुछ नहीं है, देखो 4 लाइन लिखी है टोटल, बस उसी में बातचीत किए जा रहे हैं। अगर आप लोग शुरू से क्लास में ही हो, फिजिकली भी और मेंटली भी, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सफिशिएंट कंडीशन, यही कंडीशन सफिशिएंट भी है। आज नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन पे मैंने काफी देर बातचीत की है। आज सुबह अलजेब्रा के लेक्चर में आप लोग देख सकते हैं, चाहे सब ग्रुप से रिलेटेड है। अभी अपलोड नहीं किया है, टाइम ही नहीं हुआ। अभी आ रहा हूँ कॉलेज से, जस्ट आपकी क्लास से पहले। तो हम मान लेते हैं, सपोज rank of A to the rank of augmented matrix AB, where AX equal to B, मतलब A और B क्या है, तो इस सिस्टम के पार्ट है। AX equal to B, ठीक। प्रूफ क्या करना है, क्लेम क्या है, इस बार क्या प्रूफ करना है। AX तो equal to B, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। हाँ जी, दिस इज कंसिस्टेंट, मतलब इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और ये बराबरी है। ये चलिए हम ट्राई करते हैं कि अगर रैंक बराबर है तो जो गिवन है उसी से कोई लॉजिक निकालना हुआ बच्चों। इसका मतलब है कि ए में और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए में जो मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम है उनकी संख्या आर है जब रैंक आर है। सपोज, अच्छा आर तो लिखा ही नहीं है, इक्वल टू आर मान लो इसको, इक्वल टू आर से दोनों बराबर है, लेकिन कितना है बराबर, बराबरी तो बताना पड़ेगा। जैसे आपके और मेरे नंबर बराबर आए टेस्ट में, वो तो ठीक है, लेकिन वो बराबर हैं कितने ये तो पता चलना चाहिए। तो ऐसे ही हमने मान लिया कि रैंक आर है। आर है तो फिर अब डायरेक्ट लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स। अब इसको उठा लीजिए, इससे दोनों आ जाते हैं। अब मैट्रिक्स ए बी फुल टू आर, ठीक है। लेकिन हम ये जानते हैं जो शुरू के आर हैं, एक ही रैंक भी आर है, तो इसका मतलब शुरू के जो आर हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बनाते हैं, बट द फर्स्ट आर कॉलम्स आप इन्हें C1 C2 CR of the matrix AB already form a linearly independent set। इसका मतलब ये हुआ, अगर शुरू के आर ही अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट बना रहे हैं तो जो बी लास्ट कॉलम है वो इन्हीं के लीनियर कॉम्बिनेशन से आ जाना चाहिए। यस सर। यस सर। तो वही सारी चीजें दोबारा लिखनी है। दिस इंप्लाइज द कॉलम बी
should be expressed as a linear combination of the columns. कौन से कॉलम? C1 C2 अप टू Cr। तो अगर ऐसा है कि B इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से आ जाता है तो लिख के देख लेते हैं। देन देयर एग्जिस्ट स्केलर्स K1 K2 up to Kr such that K1 C1 प्लस, अगर इनके इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से B आ रहा है तो लिख दो भाई लीनियर कॉम्बिनेशन से B। वही कर रहा हूं बच्चों, इक्वल टू B। इक्वेशन नंबर 4 हो गई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और C1 प्लस K2 C2 प्लस KR CR तक तो ठीक है, फिर उसके बाद 0 CR प्लस 1 प्लस एंड सो ऑन प्लस 0 CN इक्वल टू B। ऐसा लिखते हैं। तो आपकी जो पहली क्वेश्चन थी जो मैंने ऐसे लिखी थी, x1 C1 xn CN इक्वल टू B, जो सबसे पहले लिखी थी, अगर मैं उसके साथ इसको कंपेयर करता हूं तो x1 की जो क्या मिल रहा है आपको? K1 और x2 जो K2 x3 जो K3 xr जो KR बाकी 0। तो मतलब आपको इसके सॉल्यूशन मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं? yes sir यस सर। सॉल्यूशन मिल, बस कंसिस्टेंट ही तो प्रूफ करना था। तो आप यहां पर लिख सकते हैं दिस कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 5 we get x1 equal to k1, x2 equal to k2, xr equal to kr, xr plus 1 equal to 0 equal to xn। It constitute a solution of ax equal to b, क्योंकि आपने x को क्या माना है बच्चों? x1 x2 up to xn, यही माना है या नहीं? Yes, x sir. yes अरे तो भाई इसमें x1 की वैल्यू भी आपको पता है, x2 की वैल्यू भी पता है, xr की भी पता है, बाकी की भी पता है सबकी। तो जब सबकी पता है तो ये पूरा वेक्टर आपने पता कर लिया या नहीं? yes यस सर। Yes, sir. तो सॉल्यूशन मिल गया, हो गया प्रूव। अब आप इसको देखिए, और कहीं पर पूछा जाता है कभी जिंदगी में, कहीं अच्छी जगह इंटरव्यू दें आप, तो तब पूछा जाएगा। तो केवल बच्चों में अभी भी कह रहा हूं, ये शॉर्टकट पे मत चलो। T20 खेल के क्लास प्लेयर नहीं बन सकते आप। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर करके आप जैसे तैसे मरते मरते नेट कर लोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा कहीं, या कोई अच्छी रिसर्च नहीं कर पाओगे। फिर IIT की 10वीं मंजिल से छलांग मार के आत्महत्या करने से अच्छा है अभी पढ़ लो, कुछ नहीं होना है। नहीं तो काम तभी होगा जब फाउंडेशन मजबूत होगी। बिना फाउंडेशन के आप बहुत ऊंची बिल्डिंग नहीं बना सकते, गारंटी है। दुनिया में कोई भी बिल्डिंग बिना फाउंडेशन के नहीं बनाई जा सकती बच्चों। और जितनी फाउंडेशन मजबूत होगी ना, बिल्डिंग उतनी ऊंची उठा ले जाओगे बाद में। मैं अपने एक साथी के बारे में आपको कई बार बता चुका हूं, पहले भी शायद आपको लेक्चर में बताया होगा मैंने। MBPG से ही MSc है, डॉक्टर KB जोशी, केमिस्ट्री से। बताया होगा मैंने इसके बारे में। यस सर। हाँ, yes sir कल ही भारत सरकार का
एक वो है, इसको देखिएगा वेबसाइट, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से 60 लाख का प्रोजेक्ट कल मिला है इस लड़के। इसी एमबीपीजी से ये भी तो है, एक उत्तराखंड में कौन सा टीचर है जिसको 60 लाख का प्रोजेक्ट आजकल के दौर में मिल रहा है? सरकार नेट नहीं करा पा रही है साइंस वाले बच्चों का, तो बड़ी बात है। और ये इसलिए भी मैं हमेशा बताता हूं बच्चों, बार बार ये बात बताता हूं, इस लड़के की एमएससी तक कभी भी फर्स्ट क्लास या 60% नहीं आई है। बीएससी में मैक्सिमम है 59, एमएससी 58, हाई स्कूल और इंटर तो 55 56 है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बार बार 50 बार कह चुका हूं इस बात को। आप इसमें सर्व की वेबसाइट पे देख लीजिएगा, डॉक्टर केवी जोशी का नाम ना, तो जीआईसी, कालाडूनी, चटलवा, इन जगहों से पढ़ते पढ़ते, एमबीपीजी से पढ़ते हुए ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ कर रहा है ये लड़का। 2013 में भारत सरकार ने इसको 6 लाख की ग्रांट दी, 2017 में 22 लाख की दी, 2021 में 60 लाख की थी। जो स्पीड इसकी चल रही है, नेक्स्ट में इसने करोड़ पार कर जाना है। ये तो फाइनेंशियल बेनिफिट है और चीजें हैं, लेकिन जो रेपुटेशन है एज ए टीचर, एज ए रिसर्चर और एज ए ह्यूमन बीइंग, वो लाजवाब। तो ये इंस्पायर करती हैं कि यार जब ऐसा लड़का कर सकता है तो आप लोग तो उससे बेहतर ही होंगे, चिंता मत करिए। और हाई स्कूल में भाई 1 साल फेल भी हो चुका है अभी 10th में, पहले कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई शर्माने वाली बात नहीं है। तो साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड सर्व की वेबसाइट चेक कर लीजिएगा, कल ही रिजल्ट आया है, कल शाम बताया उसने। तो हमें वाकई बहुत खुशी होती है कि लोग जिस कॉलेज को कहते हैं कि यहाँ कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है। यहाँ से मैं कम से कम आपको 10 नाम गिना सकता हूँ ऐसे जो मेरे दायरे में है, क्योंकि बच्चे तो यहाँ से बहुत निकलते हैं हर साल, और भी लोग होंगे काबिल, मैं सबको नहीं जानता। तो जिन लोगों ने बहुत शानदार काम किया है और अभी भी कर रहे हैं लगातार, तो कभी अपने आप को औरों से कमजोर मत मानिए। आप लोग आराम से ये कर सकते हैं, खुद पे भरोसा रखिए और पेशेंस के साथ काम करते रहिए। अच्छा, अब नेक्स्ट इसी में एक छोटी थ्योरम है, ताकि जिससे फिर आगे का कंक्लूजन निकाले जा सके जो हमने निकाले हैं। ये तो हमने ये बता दिया कि सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए थ्योरम पहले हम लेते हैं। बहुत छोटी छोटी थ्योरम है बच्चों, अब कुछ नहीं है ज्यादा। इफ ए बी एन रोड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एक्स पी, एक्स तो n बाई n होता है, n/1 मैट्रिक्स बी बी, ये भी n/1 मैट्रिक्स ही होगा। देन Ax equal to b has a unique solution. ये प्रूव करना है। अगर जो a है आपके पास वो n/n का है और डिटर्मिनेंट a नॉन जीरो है, तो आप ही बताइए रैंक ऑफ a कितनी होनी चाहिए? N. सन n। तो फिर आप ये भी बताइए कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक कितनी होनी चाहिए? एक कॉलम और बढ़ा दिया। ये भी N. क्या ये n+1 हो सकती है? नो सर। No sir. No, sir. तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी आएगा आपके पास। इसका मतलब है अभी जो हमने पढ़ा उस आधार पर Ax इक्वल टू b इज कंसिस्टेंट। इतना क्लियर है सभी बच्चों को? Yes, sir.
और आपने अभी पढ़ा कि भाई ए जो है वो नॉन सिंगुलर है, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं? यस सर। Yes, sir. तो इसका मतलब है ए इनवर्स एग्जिस्ट, ये तो बहुत ही आसान हो गया बच्चों। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है सो तो भाई ए इनवर्स ऑफ ए एक्स ए इनवर्स ऑफ बी, एसोसिएटिविटी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ए इनवर्स बी, और ये आइडेंटिटी, तो ए इनवर्स बी है तो कुल खाली हुआ, तो इट्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। इनवर्स यूनिक होता है, यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये आ गया, दैट इज, चलो मैं ऐसे कर देता हूँ, ए एक्स इक्वल टू बी हैज ए सॉल्यूशन। मैं पहले ऐसे कर देता हूँ सॉल्यूशन, फिर यूनिटनेस नीचे प्रूव कर देता हूँ, क्योंकि आपको थ्योरम में यूनिट भी प्रूव करना है। तो यूनिट में हमेशा दो सॉल्यूशन मान लीजिए आप, यूनिटनेस। अभी कुछ दिन अब ये भी होता है कि घर की साफ सफाई भी चल रही होती है दिन में। अगर आप लोग दिन में वो करें, क्योंकि सभी के घरों में होता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि हम शाम को ही ऐसे पढ़ लिया करें, कोई दिक्कत अगर आपको ना हो तो। और भी लेट किया जा सकता है अगर आप चाहेंगे तो। नहीं चाहेंगे कोई बात नहीं। सपोज x1 and x2 be two solutions of ax equal to b। मान लेते हैं इसके दो सॉल्यूशन हैं, एक x1 एक x2। तो इसका मतलब है भाई ax1 इक्वल टू बी एंड ax2 इक्वल टू बी। इसका मतलब है बराबर कर दो तो ax1 इक्वल टू ax2, दोनों साइड a इनवर्स ऑपरेट कर दो, तो मेरे ख्याल से आप खुद ही प्रूव कर लेंगे आप x1 इक्वल टू x2, दैट इज सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन जो ये मिला है ये ऊपर, ये यूनिक होता है। वैसे भी इनवर्स यूनिक होता है या नहीं? मैं इसको अलजेब्रा अप्रोच से सोचता तो मैं कहता हर एलिमेंट का इनवर्स यूनिक होता है ना। Yes, sir. ऐसा तो है नहीं किसी मैट्रिक्स का इनवर्स आप निकाले हल्द्वानी बैठ के, मैं द्वाराहाट बैठ के, और अलग अलग आंसर निकाल दें और दोनों कह रहे हैं अब सही है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो फिर यूनिक वैसे भी डायरेक्टली बोल सकते थे इस आधार पे, वरना ये कर दो। सभी लोग सहमत हैं कि अगर ए जो है नॉन सिंगुलर है तो यूनिक आ जाएगी। रैंक अन है, एन है, और अननोन, नंबर ऑफ अननोन भी एन ही थे ना इसमें, एन बाई एन। तो आपने देख लिया कि रैंक ए और ए बी की रैंक बराबर आनी चाहिए, तभी आप कह सकते हैं कि ये कंसिस्टेंट है। इतना काफी है मेरे ख्याल से डिस्कशन, हम आगे बढ़े या थोड़ा और करना है इस पे बातचीत? और आगे बढ़ते हैं। काफी सर। काफी है ना, ठीक है, मैं अब इस पे सोच नहीं रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें मैंने बता दी है। और कोई क्वेश्चन देख रहा हूँ कि कुछ और ऐसा है जो मुझे बताना चाहिए या हो चुका है सब? थोड़ा सा नोट करके बता दो कुछ चीजें। इफ रैंक ऑफ ए इज लेस देन रैंक ऑफ ए बी, क्या बच्चों इसका उल्टा भी हो सकता है? ये पॉसिबिलिटी लगती है आपको? नो सर। असंभव है ना ये तो? यस सर।
भाई ए जो भी है उसका आप m बाई n सोच रहे हैं, बाद में m बाई n प्लस 1 सोच रहे हैं। तो रेंट ये जो है बड़ा तो हो नहीं सकता, ऐसा हो सकता है। तो ऐसे में दो ट्रेस बनेंगे। पहले अगर लेस देन है तो आपने अभी पढ़ लिया कि ये दोनों बराबर होने वाली जो थ्योरम थी बच्चों, वो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन थी। उल्टा भी सही था। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि वो सफिशिएंट कंडीशन भी थी, नेसेसरी भी थी, तो अगर बराबरी नहीं हो रही है तो सिस्टम इज, इसका मतलब क्या हुआ? inconsistent Inconsistent. वेरी गुड, इनकंसिस्टेंट। तो ठीक हो गया, ये हमारे पास सिस्टम इनकंसिस्टेंट। तो छोड़ देते हैं, नो सॉल्यूशन मतलब। दूसरा केस, इफ रेंट ऑफ ए इक्वल रेंट ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दिस, और मान लेते हैं रेंट दोनों बराबर है। ये आ गया। तो ये पहली बात तो, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो हमने जो पढ़ा है उस आधार पर ए एक्स इक्वल टू बी इज कंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक हो गया, ये सिस्टम जो है कंसिस्टेंट। अच्छा, तो इसमें सॉल्यूशन होगा। अब इसमें भी देखिएगा, ए m बाई n था। अगर मैं जो रेंट है वो m से भी कम मान लूं, अलग अलग केसेस हैं इसमें। पहला केस ऐसे मान लेता हूँ, सेकंड में ही आएंगे कई केसेस। तो क्योंकि अगर ये n था तो ऊपर हो चुका है तो, लेकिन चलो, अगर r जो है m से कम आप मानते हैं, तो जिस समय आप ऑगमेंटेड हो, देन हम एसलन फॉर्म में रिड्यूस करते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ reducing the matrix AB to echelon form। अगर रैंक R है तो R तो ठीक है, जो बची भी आपके पास होंगी क्वेश्चन जो बचेंगी, ये सब जीरो हो जाएंगी ना। Yes, sir. रैंक R है तो उससे नीचे के सब जीरो हो जाएंगे ना, वो डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो आपके पास बच्चों शुरू में m इक्वेशंस का एक सिस्टम था। आपने रैंक R की वजह से कह दिया कि जो शुरू की R इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा वही इस पूरे m इक्वेशन सिस्टम का भी सॉल्यूशन होगा। तो आपने m इक्वेशन के सिस्टम को R इक्वेशन के सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। क्या मैं ये समझा पाया? Yes, sir. अगर नहीं Yes, आ रहा है तो बोलिएगा। आपके पास शुरू में yes sir. m बाई n फॉर्मेट में आप जानते हैं m इक्वेशंस होती हैं। कितनी इक्वेशन होती हैं? m। अब रेंट कितनी आ रही है? r। तो रेंट r एसएलएन फॉर्म जब आप बनाते हैं बच्चों, तो r रो तो नॉन जीरो आती है, बाकी सब क्या आ जाती है नीचे? Zero. Zero. जीरो। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपने m इक्वेशन वाले सिस्टम को कितनी इक्वेशन वाले सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया? हाँ। R equation. क्या ये सबको क्लियर है ये लाइन? Yes, sir. Yes. Yes, sir. This implies the given system of m equations is replaced by an equivalent system ये लाइन बहुत शानदार है, ध्यान रखें। ऑफ आर इक्वेशन, आप रेंट निकाल के ऐसा कर चुके होते हैं।
तो फिर इससे होगा क्या, इन आर इक्वेशंस की मदद से आप जो वैल्यूज हैं वो निकालेंगे। मैं फ्रॉम these आर इक्वेशंस we shall be able to express the values of some R unknowns in terms of जो बची हुई है रिमेनिंग n minus R unknowns, which can be given any arbitrary chosen value। इसको समझिएगा, मैंने आपको क्वेश्चंस तो कराए हैं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। आप एक बात सोचिए, मैं कोई 3x3 का मैट्रिक्स लेता हूं, लास्ट में 1 2 3 0 1 2 0 0 0 आ जाता है। आप इसको सॉल्व करते हैं तो बच्चों आपके पास 3 अननोन थे, या यहाँ पर 4 5 6 आ गया, सोचिएगा, या ये तो 0 ही आएगा, तभी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू आप 4 रखेंगे, और y प्लस 2z इक्वल टू 5 रखेंगे। ऐसा करते हैं या नहीं हम? Yes, sir. फिर हम क्या करते हैं बच्चों, किसी एक वेरिएबल को, नॉर्मली हम लास्ट से शुरू करते हैं तो लैम्डा रख देते हैं, यही किया था मैंने। Yes, sir. फिर y रखा है, x Yes, रखा, sir. और मैंने ये कहा कि ये सॉल्यूशन है। क्या किया मैंने, आप ध्यान से देखिए, मेरे पास कितने अननोन थे, 3, रैंक कितनी आई, 2। तो मैंने क्या किया है, ध्यान से देखिए, 3 माइनस 2 मतलब एक आर्बिट्ररी वैल्यू रखनी शुरू कर दी या नहीं। अगर मेरे पास 4 अननोन होते और रैंक 2 ही आती तो मैं 2 आर्बिट्ररी लैम्डा 1 लैम्डा 2 रखता हूं या नहीं, मैंने सवाल कराया होगा ये। Yes, sir. Yes, sir. हाँ बच्चों, जब सवाल पहले कराए उसका मीनिंग यही था, ताकि आप समझो। अब देखिए तो इस लाइन को पढ़िए, फ्रॉम दीज आर इक्वेशंस we will be able to express the values of some r unknowns in terms of the remaining n minus r unknowns, which can be given any arbitrary chosen value। total number minus rank, जितना गैप आ रहा है इतने आर्बिट्ररी वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको, तब जाके सॉल्यूशन निकलेगा। क्या मैं समझा पाया? Yes, sir. अच्छा, सेकंड हम इसमें करते हैं, अगर आप r इक्वल टू n कर दें तो आप n माइनस आर तो 0 हो गया, तो आपको आर्बिट्ररी वैल्यू किसी को देनी नहीं है, मतलब कितने वेरिएबल को आर्बिट्ररी देंगे अब आप। दिस इंप्लाइज नो वेरिएबल is to be assigned arbitrary values। तो इसका मतलब कोई आर्बिट्ररी नहीं रख सकते, और सॉल्यूशन तो आना ही है क्योंकि कंसिस्टेंट वाला केस कर रहे हैं आप, तो फिर आर्बिट्ररी वैल्यू नहीं रख सकते, तो यूनिट सॉल्यूशन आएगा या नहीं आएगा? Yes, sir. Yes, sir. तो देयर विल बी यूनिट सॉल्यूशन। तो यूनिट सॉल्यूशन आपने वैसे भी अभी किया था और ऐसे भी आ गया, वो थ्योरम अलग से हो तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे भी आप इसी का पार्ट बना के कर सकते थे।
तो मेरे ख्याल से टेसिडो हो गया, नहीं टेस्ट बनाते हैं। तो ये हमारा लीनियर होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस पर थ्योरी भी हो गई कुछ हद तक, और क्वेश्चंस भी हो गए। अगर आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है तो कल हम लोग करेंगे शाम को आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं। मेरे ख्याल से ये काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। थ्योरेटिकल पोर्शन बीच में काफी लंबा हो गया, रैंक, रो रैंक, कॉलम रैंक। रैंक वाले में हमने काफी थ्योरी भी पढ़ी है, लेकिन ये पे करेगा आपको आगे। आइगन वैल्यू होती क्या है एक्चुअल में, ये समझना बहुत जरूरी है। तो लोगों को लगता है इसमें रखा गया है ए माइनस लैम्डा डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 कर दो, आइगन वैल्यू आ जाती है। वो ठीक है, होती क्या है कह रहा हूं मैं, तो थोड़ा सा आपको बड़ा मजा भी आएगा। आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर जो है वो बेसिकली मैट्रिक्स के लिए तो ऐसा समझिए जैसे गंगोत्री है ना, जड़, रूट। मैट्रिक्स में जो रूट है वो आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर ही है, आइगन वैल्यू बेसिकली। तो इसको समझने से सिमिलरिटी भी समझ में आएगी, सिमिलर और कंजुगेसी क्लासेज आप जब ग्रुप थ्योरी पढ़ाते हैं तो वहां भी आपको कई जो काम आएगी चीजें। तो कल करते हैं इसको, आज इतना काफी है। किसी को कुछ पूछना या कहना है तो बोलिएगा प्लीज।